राज साहब के नाम से वो ग्राउंड, वो रोड, वो एरिया बंद हो जाता है। आपको असदुद्दीन ओवैसी और राज ठाकरे की राजनीति में क्या फर्क नजर आता है? माननीय राज साहब ठाकरे का भाषण इस जगह पर है तो हमको आज तक याद नहीं है कि हमको भाड़े की बस लाना पड़े, भाड़े के लोग लाना पड़े या भाड़े के चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़े। ईवीएम पर कब्जा किसका नजर आता है? बीजेपी का नजर आता है, शिवसेना का नजर आता है, कांग्रेस का नजर आता है? आखिर ये ईवीएम का खेल कौन खेल रहा है? राज ठाकरे इज अ किंग, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग मेकर। यानी सब दुकान और जितने भी जो साइन बोर्ड है वो मराठी में होने चाहिए। ये मुद्दा हम समझते हैं कि राज ठाकरे साहब ने आज से बहुत सालों पहले उठाया था। इस पर आप लोग क्या स्टैंड है? अगर कोई नहीं बनाएगा, नहीं लिखेगा मराठी में, हाँ, और नहीं मानेगा, बोले हम नहीं मानते, तो क्या करेंगे? आप लोग तोड़ देंगे? ये हंसी, ये मुस्कुराहट नजर आएगी आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब के मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज जब वो निकलता है तो महाराष्ट्र सैनिक हर चीज़ भूल जाता है। आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का आमना सामना मीडिया नेटवर्क में स्वागत है, वेलकम है। मैं आपका दोस्त राशिद जी हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही संजीदा शख्सियत, लेकिन साथ साथ वो दबंग भी है। दबंग इसलिए है कि उनका नाम जुड़ता है मनसे से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वो महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं, हाजी सैफ साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। कुछ मौजूदा हालात पर भी सवालात होंगे, कुछ कारपोरेशन के इलेक्शन को भी को लेकर भी हम सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे जानने के लिए कि मनसे का रोल महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में क्या होगा आने वाले चुनाव में, आने वाले मुंबई कारपोरेशन के इलेक्शन में। हाजी साहब भाई, आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं माशाल्लाह। हाजी भाई, ये पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इससे पहले, मनसे से पहले आप किस पार्टी में थे और आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से रहा या किसी सामाजिक संस्था से? ऐसा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल करियर माननीय राज साहब ठाकरे के साथ में ही शुरू किया था, क्योंकि जब होश संभाला था, जब राजनीति को समझने की कोशिश किया था, तो एक ही ऐसा नेता था जिसको देखकर एक गर्व सा महसूस होता था और ऐसा लगता था कि यही है जो महाराष्ट्र का विकास, इस देश के जो योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करने वाला अगर नेता है तो वो माननीय राज साहब ठाकरे। किस मायने में आपको लगा कि ये महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं राज ठाकरे साहब? क्योंकि राज ठाकरे के साहब में से तो बहुत सारे विवाद हमेशा जुड़े रहे हैं। क्या एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स, ज़्यादा दबंग अंदाज में उन्होंने राजनीति की है और कहीं ना कहीं उन्होंने डराने और धमकाने के जो मामलात हैं, कभी परप्रांतियों को, कभी किसी को, कभी किसी को, इस तरह की राजनीति उनकी रही है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि विकास की राजनीति रही है? डराने की राजनीति को एक चेहरा दिया गया, पर उन्होंने आज तक जो भी बात करी, अगर जो लोग समझ सके तो उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के विकास की, मराठी लोगों के विकास की, महाराष्ट्र के जो भूमिपुत्र हैं उनके विकास की ही हमेशा बात करी है। लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंग देकर उसको एक गुंडागर्दी का रूप दे दिया। या हर स्टेट में अगर आप देखोगे तो हर स्टेट के लोगों को उनके स्टेट में अगर इंसाफ नहीं मिले तो वो लीडर किस काम का जो वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके। तो वही उनकी जो दबंगी है वही देखकर कहीं ना कहीं एक यूथ होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो सोच है, जो विचार है, वो सबको लेकर चलने वाली चीज़ें हैं जो मुझे आगे जाके ज़िंदगी में जो सीखना था, तो वो चीज़ को सोचते हुए मैं उनके साथ जुड़ा और आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने की, ख़ास तौर से कि महाराष्ट्र के आवाम के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए राज ठाकरे साहब ने, और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी नजर आया। उसका एक प्रेशर भी नजर आया हुकूमतों पर, चाहे वो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो। हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने है कि महाराष्ट्र के लोगों को रोज़गार का मसला है और उनकी एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं। तो उनसे किस तरह से मन से लड़ाई लड़ रही है उस इशू को लेकर, एजुकेशन पर और रोज़गार को लेकर? ऐसा है कि जैसे अभी रेलवे का मुद्दा हो, वहाँ पर जो जॉब को लेकर जो था तो उसका मुद्दा उठाने वाली मन से, नीट एग्ज़ाम्स को लेकर, स्टूडेंट्स लोगों को लेकर जो भी मुद्दा आया है, सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए बाहर आकर खड़ी हुई और उनके हक के लिए हमेशा से लड़ी।
रोज़गार के लिए हमारे पक्ष में इतने जो मेलावे होते हैं, रोज़गार मेलावे होते हैं, लोगों को जॉब दिलाने के लिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, हम तुरंत उनके लिए जाकर बात करते हैं, उनके लिए लेटर्स इशू करते हैं कि इनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। क्योंकि जितने हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोगों को जितनी नौकरियां मिलेगी उतना हमारा स्टेट विकास करेगा। तो माननीय राज साहब ठाकरे का हमेशा से यही सोच रही है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है या आपके पास जॉब नहीं है, आप हमारे पास आइए। हर कोने में हमारे पक्ष के कोई ना कोई कार्यकर्ता है जो लोगों की मदद करते हैं उनको जॉब दिलाने के लिए। तो जितने भी हमारे पास मसले आते हैं या हमको ऐसा लगता है कि ये मुद्दे पर बोलना चाहिए, हम ज़रूर बोलते हैं। और हमारे जब से हमारा पक्ष स्थापन हुआ है तब से लेके आज तक आप हमारा कोई भी रिकॉर्ड देखिए, हमने हमेशा यूथ की फ्यूचर के लिए सबसे पहले लड़ा है जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले 2-4 सालों में कहीं ना कहीं मन से कमज़ोर नज़र आ रही है। संगठन की कमजोरी ये है कि या महाराष्ट्र के आवाम के दिलों तक राज ठाकरे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठाए, जैसे कि आपने बताया बहुत सारे मुद्दे उठाए राज ठाकरे साहब ने या आपकी पार्टी ने, लेकिन वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुए, मतों में तब्दील क्यों नहीं हुए? वो क्या आपके एमएलए होते, बहुत ज़्यादा कारपोरेशन में नगर सेवक होते जिसका फायदा आवाम को पहुंचता, मुझे ऐसा लगता है, तो ये क्यों नहीं हो पाया आखिर? सर मेरे जहाँ तक का मैं मेरी नज़रिए से देख रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर माननीय राज साहब ठाकरे जितना चहीता पावरफुल नेता कि जब माननीय राज साहब ठाकरे का भाषण इस जगह पर है तो हमको आज तक याद नहीं है कि हमको भाड़े की बस लाना पड़े, भाड़े के लोग लाना पड़े या भाड़े के चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़े। राज साहब के नाम से वो ग्राउंड, वो रोड, वो एरिया बंद हो जाता है, तो लोग उनको सुनना, उनकी सोच को सुनना इतना पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतिहास में भी इतना चहीता नेता महाराष्ट्र को कभी मिल सकता है। अब जो वोट की बात है या उसकी बात है, ही इज़ अ किंग मेकर। उनको कुर्सी की या उनको जीते हुए लोगों की ज़रूरत नहीं है। राज साहब का नाम जिधर आ जाता है उधर हर काम का सोल्यूशन आ जाता है। पर जो आपकी बात है उसका मैं ज़रूर ये दूंगा कि शायद से लोगों को काम या विकास से ज़्यादा ईवीएम पे भरोसा ज़्यादा होगा, उस वजह से जो तब्दीली हुई होगी। जिस दिन ये ईवीएम का चक्कर हट जाएगा, इंशाल्लाह तख्ते पर माननीय राज साहब ठाकरे ही बैठेंगे। तो ईवीएम पर कब्जा किसका नजर आता है? बीजेपी का नजर आता है, शिवसेना का नजर आता है, कांग्रेस का नजर आता है? आखिर ये ईवीएम का खेल कौन खेल रहा है आपकी नज़र में? क्या आप कहना चाहेंगे इसका? सर मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। मेरा बोलना ये है कि जो लोगों का प्यार है वो मनसे के साथ में पहले भी था, आज भी है, राज साहब के साथ में पहले भी था, आज भी है, और आने वाला वक्त सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि ईवीएम से अगर इलेक्शन नहीं होता है और बैलेट पेपर के जरिए होता है तो वो वोट जो है ईवीएम के जरिए जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं किसी साजिश के तहत, वो यकीनन मनसे को पड़ेंगे। अब ईवीएम में क्या हो रहा है वो तो आपको भी पता होगा या लोगों को पता हो रहा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने सुना वो आपने भी सुना होगा। पर हाँ, जिस दिन बैलेट पेपर चालू हो गया आपको बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में दिखेगा। एक सवाल बहुत ख़ास तौर से मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वक्त महाराष्ट्र में या यूपी में भी हालिया जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गरज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्रेसिव या एक तरह से उनके अंदर भी जो है वो चीज़ नज़र आती है जो राज ठाकरे के अंदर नजर आती है, जो महाराष्ट्र आवाम की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है खास तौर से मुसलमानों की और दलितों को भी साथ में मिला लेते हो कि दलितों की बात करते हैं। आपको असदुद्दीन ओवैसी और राज ठाकरे की राजनीति में क्या फ़र्क नज़र आता है? सर फ़र्क की बात यह है कि दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। आप किससे किसको कंपेयर कर रहे हो? राज ठाकरे इज़ अ किंग, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ किंग, ही इज़ अ किंग मेकर। उनका जो तरीका है वो बहुत अलग है। वो लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, वो स्टेट को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, वो लोगों को ताकत देने की राजनीति करते हैं, वो लोगों के हक के लिए लड़ने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी भी बंटवारे की राजनीति या उन्होंने कभी भी किसी को गिराने की राजनीति या खुद के फायदे की राजनीति नहीं करी है। तो मुझे लगता है कि उस मामले में बोल के मतलब ही नहीं है। एक कैलिबर का अगर कोई लीडर हो तो मैं आपको ज़रूर बोलता था, वो कंपैरिजन ही नहीं है। माननीय राज साहब ठाकरे का जो दर्जा है राजनीति में वो एक अलग ही है, उनका कंपैरिजन आप उनसे नहीं कर सकते।
नहीं, आप जरूर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उनका बहुत ज़बरदस्त असर है, आज भी असर नज़र आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ लोगों में है कि अगर हमने मनसे की नहीं सुनी और राज ठाकरे ने जो ऐलान कर दिया तो फिर तोड़ फोड़ ये वो सब मारा मारी इस तरह की बातें हैं, लोग शायद डरते भी हैं इस तरह से। हम ये देखते हैं कि जहां आपको ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो राज ठाकरे भी तो तोड़ने की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अवाम, उत्तर भारतीय, परप्रांतीय और इस तरह की बातें तो वहाँ से भी निकल कर आती है, हिंदी मराठी ये सब। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से इस चीज़ को लेकर माननीय राज साहब ठाकरे ने एक बहुत बड़ी सभा ली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो सोच है उत्तर भारतीयों को लेकर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कभी भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ या उनके तरीके के खिलाफ कभी नहीं बोला है, या उनको एक जाति भेदभाव के हिसाब से नहीं बोला है। उनका बोलना हमेशा से ये है कि महाराष्ट्र स्टेट में जो सबसे पहला काम हो, इंसाफ हो, कोई भी चीज़ की फैसिलिटी हो, वो उस स्टेट के लोगों को मिले, उनका हक है, उनका हक है। फिर उसके बाद में जो चीज़ है वो दूसरों का होता है, जो हर स्टेट उस चीज़ को फॉलो करता है। अगर आप अपने स्टेट का नहीं सोचोगे और दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर आके बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर करप्शन बढ़ेगा, यहाँ पर चोरियां बढ़ेगी, यहाँ पर सेफ्टी नहीं रहेगी, यहाँ का माहौल खराब होता होगा। तो एक जो सच्चा नेता होता है वो पहले अपने स्टेट के बारे में सोचता है कि मेरा घर मैं पहले साफ रखूं, बाद में फिर दूसरों की जो घर की राजनीति है उसमें पढ़ूं। कहना यह है कि आपको दूसरी रियासतों से आने वाले नौजवान या स्टूडेंट, छात्र या नौकरी के लिए आने वाले जो है वो महाराष्ट्र आवाम की हकतलफी कर रहे हैं। यानी जो नौकरियां महाराष्ट्र के लोगों को मिलना चाहिए या जो एजुकेशन में सीट जहाँ रिजर्व है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जी बराबर है। तो क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ते जा रहा है। हमारा जो तरीका है, जो सेफ्टी का है, बाहर से आने वाला जो इंसान है, ना उसका आधार कार्ड का कुछ पता, ना उसके पासपोर्ट का कुछ पता, ना उसके घर का एड्रेस। कल के दिन अगर कुछ गलत होता है तो उसका वो क्या करेंगे। तो उन्होंने अभी जो लास्ट भी, जब अभी कोरोना को लेकर कुछ लोग बाहर गए थे, फिर वो लोग अंदर आने गए, तो उस पर भी राज साहब ने ये बोला था कि जो लोग अंदर आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चेक किया जाए कि एक्चुअली उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वो एक गुंडागर्दी कर रहे या मार रहे। अगर लोग उसको बारीकी से सोचेंगे तो वो ये सोचेंगे कि एक ही नेता है जो हमारे सेफ्टी के लिए या हमारे हक के लिए बात कर रहा है। जी, जैसे कि बात हो रही रिजर्वेशन की, पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो है मुसलमानों को रोज़गार में और एजुकेशन में जो हक मिलना चाहिए या जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो दिया नहीं गया। उस पर राजनीति तो बहुत हुई, सभी पार्टियों ने राजनीति की कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, नौकरियों में देंगे, उसके बाद में एजुकेशन में देंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? स्टैंड ऐसा है कि हम फिलहाल के लिए सरकार में नहीं है तो हम उस चीज़ पे ना बोल सकते ना कुछ कर सकते हैं, पर बाकी भी काफ़ी मुस्लिम लीडर्स हैं जो सत्ते में हैं, जो मिनिस्ट्री पर बैठे हैं। आज वो मुद्दा उठा सकते हैं, उस मुद्दे को उठाना चाहिए, हक के लिए मांगना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर ये नहीं बोलेगा कि हम इन लोगों को नहीं गिनते तो इनको इनका रिजर्वेशन मत दो। ये कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, अगर उसको गंदी राजनीति करना है तो वो जरूर बोलेगा, पर जिसको नहीं करना है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पक्ष ने या हमारी पार्टी ने कभी भी किसी के रिजर्वेशन को लेकर या किसी के हक के लिए या किसी का हक छीनने की बात कभी नहीं करी है। बल्कि राज साहब ने तो हमेशा ये बोला है, वो मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता होगा जो जाति भेदभाव की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति पे बात करता है। हमारे कभी भी आप राज साहब की अब सभा सुन लो, आप कोई भी चीज, हम हमारा जो काम किया हुआ है वो हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो हम लोगों के हक में दिखाते हैं कि ये हमारा काम किया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमको वोट करिए, ना कि हम कभी जाति भेदभाव करके। मुझे नहीं लगता कि साहब ने जाति भेदभाव पे आज तक कभी वोट मांगा है। लोग कुछ भी बोले पर हम लोगों की बातों पे गौर नहीं करते। मैं उसी बात पे आऊँगा रिजर्वेशन को लेकर, जिस तरह से, और मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि जो लोग सत्ता में थे, बरसों से मिनिस्टर रहे, हुकूमत में रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, उन्होंने कभी भी अपनी सरकार रहते हुए इस मुद्दे पे अहम भूमिका नहीं निभाई और ना सरकार से लड़ाई करने का काम किया।
जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो हमेशा ये था कि भाई शिवसेना विरोध कर रही है, बीजेपी विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं मन से की बात भी आती थी कि भाई राज ठाकरे हो सकता है विरोध कर दे। तो इन्होंने अपनी सत्ता रहते हुए या कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए कभी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। आज तो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी साथ में, फिर क्या दिक्कत नजर आती है? सर वो आप लोगों को पता, आप लोगों ने चुनने में लोगों को गलती कर दी होगी, इसलिए हमेशा राज साहब ये बोलते हैं कि एक बार हमें मौका दो, महाराष्ट्र में ऐसा परिवर्तन कर देंगे जो महाराष्ट्र के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। पर क्या होता है कि लोगों को काम से ज़्यादा वो लोग डिजिटल दुनिया में ज़्यादा चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना बर्दाश्त करने के बाद में, इतनी चीज़ों की तकलीफ झेलने के बाद में, अब अगर आँख खुल जाए तो काम को देखकर और इंसान को देखकर दो जो खुद अपने आप की, जिसकी सोच ऐसी है कि वो कुछ करना चाहते हैं। ब्लूप्रिंट लाने वाला महाराष्ट्र में सबसे पहला जो नेता है वो माननीय राज साहब ठाकरे, कि उन्होंने लोगों को वीडियो के जरिए बताया कि मेरी सोच क्या है और मैं क्या चाहता हूँ महाराष्ट्र में, किस तरह का विकास। और शायद से लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर ले लें तो आगे उनके लिए नहीं, पर आने वाली जनरेशन के लिए वो अच्छा कर सकते हैं। हाजी साहब भाई, एक मुद्दा जो कि इस महाराष्ट्र सरकार ने लिया कि मराठी बोर्ड सारे दुकान पर लाजमी है, यानी सब दुकान और जितने भी जो साइन बोर्ड है वो मराठी में होने चाहिए। ये मुद्दा हम समझते हैं कि राज ठाकरे साहब ने आज से बहुत सालों पहले उठाया था। तो इस पर आप लोग क्या स्टैंड है आज की तारीख में, आज के मौजूदा हालात में? जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये मुद्दा जो है ये एक्चुअली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने काफ़ी सालों से लेकर चल रहा था, और हमने ही हमेशा से इस मुद्दे पर बोला है कि जो बोर्ड है, जो आपकी पहचान है, वो एक मराठी है। और अगर वो बोर्ड मराठी में हो तो जो महाराष्ट्र के भूमिपुत्र लोग हैं उनको पढ़ने में और कोऑर्डिनेट करने में इजी होगा। तो हम उस जजमेंट को वेलकम करते हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको मराठी कर देना चाहिए। तो हमारा गुजारिश लोगों से यही है कि जो आपके बोर्ड है उसको आप मराठी में कर दीजिए, ताकि जो महाराष्ट्र में लेने वाले लोग हैं उनको पढ़ने में और कोऑर्डिनेट करने में ईजी रहे, और आपको खुद को, आपके जो देश का प्यार है, अपना जो स्टेट का प्यार है, वो लोगों को दिखे। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु या आप कोई भी गुजरात या किधर भी जाओ तो आपको उनकी जो भाषा है वहाँ पर उनके बोर्ड दिखते हैं। तो अगर हम महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी से प्यार करिए, मराठी भाषा से प्यार करिए और एक जोश दिखाइए और सारे बोर्ड चेंज कर दीजिए। इतना ही मेरी गुजारिश है। नहीं, इतने प्यार से आप कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो मराठी में लिखिए और मराठी से प्यार बताइए, देश से प्यार बताइए। अगर कोई नहीं बनाएगा, नहीं लिखेगा मराठी में, हाँ, और नहीं मानेगा, बोले हम नहीं मानते, तो क्या करेंगे? आप लोग तोड़ देंगे। ये हंसी, ये मुस्कुराहट नजर आएगी आपकी उस टाइम पे, आप लोग तोड़ देंगे उसको उठा के। कैसा है कि हम उन लोगों की बहुत इज्जत करते हैं जो पहले स्टेट को प्यार करता है, जो अपनी भाषा को प्यार करता है। तो हमने तो हमेशा से हाथ जोड़कर और हमें रिक्वेस्ट कर ही हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप बोर्ड चेंज कर दीजिए। अगर नहीं होगा तो आने वाले वक्त में जो हमको आदेश आएगा उस आदेश का हम ज़रूर पालन करेंगे। वो आदेश का पालन किया जाएगा, मतलब हाँ, तो हमें भी फिर वो आदेश का इंतज़ार रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब के मुंह से निकला हुआ हर एक अल्फाज जब वो निकलता है तो महाराष्ट्र सैनिक हर चीज़ भूल जाता है और उस आदेश को पालन करने पर लग जाता है। तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में आपको मराठी बोर्ड ही मिलेंगे। आने वाले बीएमसी चुनाव में पार्टी कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी? सर मैं तो दुआ ये करूँगा कि हम सारी सीटों पे लड़ें और पूरी ताकत के साथ लड़ें, पूरे जोश के साथ लड़ें। पर उसका जो डिसीजन है वो माननीय राज साहब ठाकरे ही ले सकते हैं। जो उनका आदेश होगा उस आदेश पे महाराष्ट्र सैनिक पूरी ताकत से उतरेंगे और इंशाल्लाह ये बार परिवर्तन ज़रूर होगा। क्योंकि राज ठाकरे साहब का हमने बयान पढ़ा कि बयान आया कि सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा, जो अब तक की स्थिति नज़र आ रही है हमें। अब तक का जो मुझे पता, जो आपने सुना, मैंने भी वो न्यूज़ में सुना हूँ कि ये चीज़ ऐसी है। पर आने वाले वक्त में जो भी डिसाइड होगा वो राज साहब ठाकरे आप लोगों के सामने आएंगे और ज़रूर ऐलान करेंगे। कल चुनाव को लेकर, कारपोरेशन के चुनाव को लेकर आपकी मीटिंग भी हुई राज ठाकरे जी की कार्यकर्ताओं के साथ में या पदाधिकारियों के साथ में, उस पर कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर क्या नीतियाँ अपनाई जाएंगी या कुछ? नहीं, बस मीटिंग एक ऐसा था कि एक गेट टुगेदर मीटिंग हमारी थी। साहब ने जो हमको बोला हमने सुना, उस पर हम अमल करेंगे और जो भी है वो आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने माननीय राज साहब ठाकरे ज़रूर रखेंगे और जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। वैसे वाइस प्रेसिडेंट के
महाराष्ट्र के आप नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। मैं समझता हूँ शायद पार्टी में आप अक़लियतों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, मुसलमानों की ख़ास तौर से। तो क्या आप राज ठाकरे साहब से ये अनुरोध करेंगे या उनसे सीटें मांगेंगे कि मुसलमानों को इतनी सीटें दी जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो सोच है वो मुसलमान को लेकर या कोई भी धर्म के लोगों को लेकर एकदम क्लियर है। आप एक क्लियर रिकॉर्ड के इंसान हो, आप महाराष्ट्र में रहने वाले भूमिपुत्र हो, आप एक महाराष्ट्र के मुसलमान हो, उनका आपके लिए वही हक है जो एक महाराष्ट्र के दूसरे मराठी के लिए होगा। तो आने वाली इलेक्शन में जहाँ जहाँ पर अगर हमारे मुस्लिम कैंडिडेट इस लायक होंगे कि वो लड़ सकते हैं और उस जगह पर लड़ने के लिए हकदार हैं, तो ज़रूर माननीय राज साहब ठाकरे उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और हम भी हमारी तरफ से ज़रूर प्रस्ताव रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी चीज़ में आज तक इतने सालों से हमको कभी नाराज़ होने दिए, और हमेशा से ही उन्होंने सबको लेकर चला है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी सैयद शेख साहब, आपका बहुत बहुत आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।